आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं सत्यम। मैं आप लोगों को पिछले 3 सालों से जो डिफरेंट एस्पायरेंट है नेट जेआरएफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के, उनको फैसिलिटेट करता हूं। नेट जेआरएफ एक ऐसा एग्जाम है नेशनल लेवल का, जिसको क्वालिफाई करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के कैपेबल हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। तो एक नेशनल लेवल का एग्जाम है, कंपटीशन बहुत रहता है, इसकी उपलब्धि अपने आप में बहुत मैटर करती है। आज हम लोग मिलेंगे दो ऐसे जेआरएफ अचीवर से जिन्होंने इसी बार 2023 जो मार्च में एग्जाम हुआ था, 2022 वाला एग्जाम मार्च में हुआ था, दिसंबर वाला मार्च में 2023 में हुआ, और उसका रिजल्ट जो 2023 के अप्रैल में आया। तो उस रिजल्ट में आप लोगों के जेआरएफ क्लियर हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो आप दोनों लोगों का स्वागत है और बधाई। कैसा लग रहा है थैंक यू आनंद जी, सर। थैंक यू सर। अपूर्व जी? थैंक एक यू एक सर। करके थैंक यू सर। बताएं। बहुत 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 अच्छा अच्छा लग लग रहा रहा है। है। अच्छा, हम लोग एक एक करके बात करेंगे। बेसिकली इस एग्जाम में जो आप सुनने वाले हैं, उनको ये हम बता पाएंगे कि इस एग्जाम के क्या तरीके हैं क्वालिफाई करने के, और उस एग्जाम में जो भी चैलेंजेस, जो भी कंस्ट्रेंट्स आते हैं, उसको कैसे हम बीट करते जाते हैं। तो एक एक करके आनंद जी आपसे जानना चाहेंगे कि जो एक सबसे पहले ये एग्जाम जो आपने क्वालिफाई किया, तो कैसा आपका रिएक्शन था, और जब आपने शेयर किया अपने माता पिता जी को, तो वो क्या फील कर रहे थे? सर वाकई में रिएक्शन तो अच्छा ही था, क्योंकि इसके लिए मैंने मतलब लगे हुए थे। मेरा तो पहले प्रयास में नहीं हो पाया था। तो इसके जब आपका पहले प्रयास में हो जाता है, कई बार तो चीजें उतनी वैल्यू नहीं समझ में आ पाती है। जब नहीं हो पाता है तो वैल्यू समझ में आती है। तो उसी तरह था मुझे। जब मेरा जेआरएफ का रिजल्ट आया, मतलब जब मैं जेआरएफ क्वालिफाई कर गया, तो मुझे वाकई में बहुत खुशी हुई। और मैंने अपने पेरेंट्स से अपनी खुशियां साझा की। अपनी माँ को मैंने मिठाई भी खिलाया, उनके भी हाथों से खाया, आशीर्वाद लिया। तो ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस रहा। और फिर मैंने सोचा कि अब आगे के बारे में सोचते हैं, क्योंकि अब जेआरएफ अचीव करने के बाद तो पूरी मेरी प्लानिंग है कि कैसे अब रिसर्च प्रपोजल वगैरह ड्राफ्ट करें, ताकि आगे हम इंटरव्यू वगैरह की जी जी, प्रक्रिया में बैठ बात सकें। करेंगे। इसके ऊपर फिर से बात करेंगे। माता जी का क्या रिएक्शन रहा, उनको क्या वो कहती? नहीं सर, वो तो जैसे हर माँ का अपने बेटे के प्रति जो स्नेह है, जो दुलारता है, वही नजर आया। उनका भी बहुत अच्छा ही रिएक्शन था, उनको भी वाकई में बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरी माँ को जब मैंने बताया कि बेसिकली मेरी माँ को ये जानकारी नहीं थी कि जेआरएफ वगैरह क्या चीज है। तो मैंने उनको ये बताया कि जेआरएफ ऐसा ऐसा एग्जाम होता है, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इस पे फेलोशिप मिलती है, हर महीने एक फिक्स स्टाइपेंड आती है। तो फिर उन लोग का जानने के बाद उनका भी वाकई में बहुत अच्छा रिएक्शन रहा। जी जी। क्योंकि जब मैंने उनको बताया कि इसकी क्या वैल्यू है पूरे देश भर में, और कैसे इसकी कंपटीशन काफी हाई है, तो मेरे माँ को मेरे पे थोड़े बहुत प्राउड फील होने लगे थे, कि उनको यही लगा कि बात, यही मेरा बात है कि बेटा मतलब जी, है वाकई में गंभीर है। बड़ी बात है तो अपने सर कुल माता मिला के पिता को बहुत बहुत अपने हाँ। कामों से जब आप थोड़ा प्राउड फील कराते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। कैसा रिएक्शन था आपका, सौरभ और जो है आपके माता पिता जी? सर मैं तो मतलब 8 बजे के आसपास रिजल्ट आया था उस दिन, 13 तारीख को। और मम्मी पास में ही थे मेरे यहाँ पे। तो मैंने बस इधर रिजल्ट देखा है और तुरंत मम्मी को बोला कि हो गया है करके। तो बहुत एकदम माहौल बहुत बढ़िया हो गया था। और वो एड्रेनल रश जो रहता है रिजल्ट देखने का, वो तो था ही। जी और क्या है, मेरे घर में बहुत पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, मम्मी वगैरह। तो तुरंत मेरा भाई भी बोलता है कि तुरंत चलो चलो मंदिर चलो, बंद हो जाएगा। मंदिर तो 8 साढ़े 8 जी जी, बजे भाग के तुरंत मंदिर गए हैं। फिर खा पी के थोड़ा एंजॉय करके आए हैं, बिल्कुल बड़े। तुरंत के तुरंत। अब आप लोगों को ऐसा तो लग रहा होगा कि हाँ, आपके एक जो सर पे एक भार था कि हाँ इसको क्वालिफाई करना, नेशनल लेवल का एग्जाम है, हाँ, और जाहिर सी बात है खुशी होगी। हम्म, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में जो साथ के अभी जो एस्पायरेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए हम लोग कुछ बातें करेंगे। जैसे कि इस एग्जाम में क्या क्या वो स्ट्रेटेजी रहती है, कितना देर आपको लगता है कि कितना देर से एग्जाम, इस एग्जाम के लिए कितना कितने घंटे पढ़ना चाहिए? अ, अब आनंद भाई आप बोलेंगे पहले। सब आप ही मतलब स्टार्ट करें, अपूर्व जी। आप ही ठीक है, ओके। ठीक है। तो सर वैसे मैं तो जॉब कर रहा था, जॉब करते करते ही मैंने दिया। और फर्स्ट सेकंड थर्ड थर्ड अटेम्प्ट में नेट हुआ, फोर्थ अटेम्प्ट में फाइनली मेरा जेआरएफ हुआ है। जी तो मुझे ऐसा लगता है कि कितने घंटे पढ़ने से ज्यादा जरूरी होगा कि कंसिस्टेंट रहना है। आप घंटे 2 घंटे भी पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रोज टाइम दो उस चीज को। तो ये ज्यादा जरूरी है। मैं ज्यादा नहीं पढ़ पाता था, मैं ऑफिस के बाद 2-3 घंटे पढ़ता था। सुबह ऑफिस जाने के पहले रिवाइज कर लेता था, जो भी एक दिन पहले पढ़ा है उसको प्रॉपरली रिवाइज करता था। फैक्चुअल डेटा का मैंने
लिस्ट वगैरह बना रखा था, जैसे जी आपने बहुत सारा जो क्लासेस करवाई है, तो कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर हैं, जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, मॉडल्स हैं, उनके ईयर्स, उनके जो भी प्रोपाउंडर्स हैं, तो ये सारी मैंने काफी सारी लिस्ट बना रखी थी, उसको मैं सुबह में रिवाइज करता था, और जी जो एक दिन पहले पढ़ा है उसको मैं रिवाइज करता था। और ये तो कई बार कंसिस्टेंसी टूटती भी है, कई बार नहीं भी हो पाती है पढ़ाई, कई बार फिर वापस से रिस्टार्ट करते हैं। तो कंसिस्टेंसी ज्यादा जरूरी है इससे कि कितने घंटे पढ़ना है, मुझे ये लगता है पर्सनली, ओके रोज ठीक पढ़ना है। है ये है। आनंद जी, सेम सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि हाँ, कितने देर पढ़ना चाहिए इस एग्जाम के लिए? बिल्कुल जैसे सर सौरभ जी ने कहा कि कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करता है इस एग्जाम के लिए। आपके हो सकते हैं आवर्स, मतलब जो भी आपके मैं भी जैसे सौरभ जी ने बताया कि वो वर्किंग पर्सन है, मैं भी एक वर्किंग पर्सन हूँ। तो मुझे भी ऑफिस जाने का जो भी एक पूरा एक तरह से जितना समय स्पेंड उधर होता है, फिर इसके बाद जो आपके पास जो भी थोड़ा बहुत समय मिल पाता है आप उसमें अपनी पढ़ाई करते हैं। तो कुल मिला के कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ता है। और साथ ही साथ अगर मैं हावर्स की बात करूँ तो वैसे मैंने कोई कभी घंटे गिन के तो नहीं पढ़े, लेकिन मेरी ये कोशिश रहती थी कि मैं अपने ऑफिस जाने से पहले मैं जितना पढ़ सकूं पढ़ लूं, क्योंकि मेरे ऑफिस का जो टाइमिंग रहता है वो 3 बजे से 12 बजे तक का रहता है। तो मुझे पता था कि मैं जो भी कर सकता हूँ वो सुबह से दोपहर तक की पढ़ाई कर सकता हूँ। क्योंकि बाद में आप जब काम करके आते हो ड्यूटी से वापस, तो फिर इतनी स्थिति ऐसी स्थिति नहीं रहती कि आप दोबारा किताब उठाओ या फिर कुछ पढ़ाई कर पाओ। तो वो पूरा दिमाग थका रहता है। तो मैं यही स्ट्रेटजी फॉलो करता था। तो मेरी मतलब मेरी जब भी सुबह नींद टूट जाती थी या खुल जाती थी मेरी नींद, तो मैंने बस उठा के मैं रिवाइज वगैरह करने लगता था, फिर अपनी पढ़ाई जारी कर सकता था। मैंने कभी घंटे तो नहीं गिने, लेकिन मोटे तौर पे मुझे जहां तक लगता था मैं 7 से 8 घंटे में दिन भर में खींच लेता था खुद को। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी। यानी आप जैसे दोनों बता रहे हैं कि दोनों आप लोग वर्किंग हैं, है ना? आप जैसे सौरभ जी ने बताया कि पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरे या तीसरे, जैसे आप कह रहे हैं तीसरे चौथे, तो आपको क्या लगता है कि आनंद हम्म। जी, आपके जो वर्किंग आवर्स हैं उसके अलावा अब आपके कौन से अटेम्प्ट में, पहले ये बता दीजिए कि कौन से अटेम्प्ट में आपका एग्जाम क्वालिफाई हुआ, और सर क्या वर्किंग के सर साथ साथ क्या चैलेंजेज आते हैं आपके? जी ये सर मेरा तीसरे अटेम्प्ट में एग्जाम क्वालिफाई हुआ है। जी जी मैंने दोनों अटेम्प्ट दिए थे। और मुझे लगता है कि अगर वो दोनों अटेम्प्ट मैंने थोड़ा और गंभीरता के साथ दिए होते तो मेरा पहले ही हो गया होता। लेकिन जब दोनों अटेम्प्ट देने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मैं कुछ ही नंबर से चूक रहा हूँ, तो थोड़ा सा मुझे वहाँ पे काम करने की जरूरत है। जी और इस बार वाले मैंने मैंने इस अटेम्प्ट में मैंने पूरी कोशिश की, जितना मैं अपना दे सकता था वो मैंने दिया। और रिजल्ट अब आप लोग सभी लोग के सामने ही है। जी जी और सर अगर जैसा आपने बात कहा है कि वर्किंग के साथ क्या क्या चैलेंजेस पर्सन होते हैं वर्किंग पर्सन के साथ, तो चैलेंजेस में तो सबसे बड़ा यही चैलेंज रहता है कि मन में एक ये चैलेंज रहता है कि क्या हम वर्किंग है तो क्या हमें तैयारी करनी चाहिए। सबसे बड़ा तो यही चैलेंज रहता है, क्योंकि ये आपके मन में बार बार सवाल उठता है, हम द्वंद्व से जूझते रहते हैं कि क्या एक नौकरी पेशा व्यक्ति को पढ़ाई लिखाई करना चाहिए या कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि आमतौर पर हम ये देखते हैं कि जो हमारे कलीग हैं वो मैक्सिमम लोग के जो कलीग्स होते हैं वो अपने वर्किंग में ही बहुत मशगूल रहते हैं, उसी में अपना रमे रहते हैं। तो कई बार हमें लगता है कि जब ये नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं, मतलब हम क्यों कर रहे हैं, इस तरह के सवाल भी आते हैं। लेकिन फिर कुछ लगता है कि वो अलग चीज के लिए बने, मैं अलग चीज के लिए बना हूं, उनका रुझान उस फील्ड में है, मेरा रुझान इस फील्ड में है। तो जब कुछ इस तरह के जब मन में जो द्वंद्व होते हैं, अगर उस द्वंद्व को आप पूरी तरह से क्लैरिफाई कर लें, आप खुद से ही सवालों को पूछ पूछ के उसका जवाब तलाश लें, फिर तभी आप मेंटली प्रिपेयर हो पाएंगे इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए। क्योंकि जो नेट जेआरएफ की यात्रा है वो कंसिस्टेंसी मांगता जी है। बिल्कुल ठीक और है। पिछले दिनों से जी, बात जिस करेंगे तरह इसके से ऊपर। एनटीए का रवैया भी रहा है ना, वो भी काफी पेशेंस मांगता है। एनटीए पेशेंस खूब मांगता है। और जी सर। जैसे पिछले दिनों आपने देखा होगा कि कोविड में खूब एक्सटेंड हुए एग्जाम, है ना? फिर बाद में उसके बाद हम्म। भी एक्सटेंड होते रहते हैं। सौरभ जी, मेरा आपसे जानना है जी कि सर। पेपर वन स्पेसिफिक और पेपर टू स्पेसिफिक कितना आपको किस रेशियो में टाइम देना चाहिए? सर आपने कितना एक्चुअली दिया? ये थोड़ा सा, हाँ ये जी थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो सकता है क्वेश्चन, जी क्योंकि मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ मैंने पहले से डीआई और जो मैथमेटिक्स वगैरह था ये सब मेरा पहले से काफी स्ट्रांग था, तो मुझे पेपर वन में कम टाइम देना पड़ा। तो इसलिए इसलिए मैं तो पेपर वन का मैं नहीं बोल सकता डेफिनेटली, बट हाँ जी थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। लाइक जी अगर जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट भी दिया था, जो मेरा ट्रायल अटेम्प्ट था बेसिकली, मुझे तब नेट जी के बारे में पता नहीं था, जी तो उसमें भी मैं मुझे 32 आउट ऑफ 50 स्कोर हो गया था मेरा पेपर वन में, तो मेरा जी पेपर वन ठीक था। जी तो इसलिए पेपर वन तो मैंने उतनी मेहनत नहीं की है।
लेकिन हाँ, अगर उसमें रीडिंग कम्प्रहेंशन वाला सेक्शन है, टीचिंग एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है, उसमें मैथ्स वाला सेक्शन बहुत इजी है और डेटा इंटरप्रिटेशन भी बहुत इजी है, बस वो टाइम लेता है। जी जी। तो थोड़ा सा अगर आप लोग, अगर जैसे जो भी लोग तैयारी करेंगे तो ऑब्वियसली वो आई थिंक 10th से कम लेवल का ही मैथ्स है। हो जी सकता है आपके दिमाग से उतर गया है, लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक बार रिवाइज करिए, वो आपको सब कुछ याद आ जाएगा और बहुत इजी लेवल का मैथ्स आता है। तो उस जी पर फोकस कर लेंगे तो वो मोटा मोटी निकल जाएगा। पेपर वन बहुत टफ नहीं है बेसिकली। और पेपर टू के लिए तो कंटेंट है ही आपका, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है सर। जी। आनंद जी, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप बाइफिकेट करके बताएं कि पेपर टू और पेपर वन के लिए कितना पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। सर स्वाभाविक सी बात है, जैसा कि सौरभ जी ने बताया कि जो पेपर वन के लिए जो उन्होंने स्ट्रेटजी बताई, लगभग वही स्ट्रेटजी मेरी भी रही, क्योंकि मैं भी एक ऐसे बैकग्राउंड से आता है जहाँ पे मैं मैथमेटिक्स वगैरह मैं बैकग्राउंड से मैं पढ़ाई वढ़ाई कर चुका हूँ, क्योंकि मैंने बीएससी किया है और मेरा बीएससी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ विषय था। उससे पहले तक मेरा पूरा मैथ्स ही साइड रहा था। तो कुल मिला के मुझे मैथ्स में तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं। अभी जैसा कि आप पोर्शन पे बात कर रहे हैं कि कितना पोर्शन देना चाहिए, तो आमतौर पे आपका पेपर टू ज्यादा वेटेज कैरी करता है, पेपर वन कम वेटेज कैरी करता है। लेकिन कुल मिला के है कि आपको पेपर वन में कम से कम मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जी उसके बिना तो आप हो ही नहीं सकते, आगे बढ़ ही नहीं सकते। जी। तो ये है कि हमको अगर रेशियो में बांटना पड़े तो 3:2 बांट सकते हैं, 3:2 बांट सकते हैं। अच्छा अच्छा, कि 5 घंटे कि मतलब थोड़ा सा 3 घंटा। हाँ हाँ, हाँ पेपर टू बिल्कुल, को, और अगर हाँ हाँ, 2 घंटा ये पेपर वन। दो। हाँ बिल्कुल, यस सर, मैं ये मैं सर एग्री करूंगा इस बात से। जो आपने स्ट्रेटजी बताई है सर, ये वही मैं हाँ। दोहरा रहा हूँ, मतलब कि अगर आप 5 घंटे पढ़ते हैं तो 3 घंटे कोशिश करिए कि पेपर टू दें, और 2 आवर्स फॉर पेपर। अच्छा, रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट रहता है आनंद जी? रिवीजन को कैसे करें, और नोट्स बनाना क्या जरूरी है, या फिर बिना नोट्स बनाए काम चल सकता है? नहीं सर, रिवीजन भी करना बहुत जरूरी है और नोट्स भी बनाना बहुत जरूरी है। इन दोनों के जी तो बिना आप जेआरएफ का सपना देख ही नहीं सकते हैं। जी मतलब अगर आप कंसिस्टेंसी रिवीजन करते हैं और नोट्स भी बनाए हैं, तो ये तो आप समझिए कि आप जेआरएफ के करीब होते जा रहे हैं। जी। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आमतौर पे हम एक तरह से लापरवाही कर देते हैं कि हमें लगता है कि नोट्स नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि मैंने भी एक लापरवाही की, जो लास्ट अटेम्प्ट हुआ था उसमें मैं सिर्फ आपके लेक्चर्स और ये मैं पीडीएफ वगैरह में पढ़ के चला गया था। और मैं जब वहां पे एग्जाम दे रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था मैंने सब कुछ देखा है, लेकिन याद कुछ नहीं है। कई बार ऐसे सवाल आए, तो फिर ये समझ में आया कि ये जो मैंने भूल की थी पिछले अटेम्प्ट में, उसको इसमें सुधारना है। तो इसमें मेरी पूरी कोशिश रही कि मैं कितने नोट्स बना सकूं और उस नोट्स को मैं कितनी बार रिवीजन कर सकूं। जी जी। तो मैंने तो वैसे कोई टारगेट नहीं रखा था कि मुझे 4 या 5 बार नोट्स मतलब रिवीजन करना है। 1-2 बार नोट्स को एक बार बहुत बढ़िया से बना बना के देखना है। लेकिन मेरी कोशिश रहती थी कि जब जब तक वो मेरे जहन में चीजें नहीं उतर जाए, तब तक मैं करता था। तो हो जी सकता है कई बार मुझे कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने में 15 मिनट लगते थे, कुछ को 2 या 3 मिनट जी जी जी। लग जाते थे। अच्छा, नोट्स बनाने के कुछ तरीकों पे अगर बात करें तो कैसे हाँ बनाना चाहिए सर, नोट्स? नोट्स तो मैंने वैसे जो बनाया मैं वो दिखाना चाहता हूँ। मुझे लग रहा है कि आपके पीछे दीवार पे स्टिकी नोट्स आपने लगा रखे हैं, है ना? हाँ हाँ सर, ये मैं भूल ही गया था सर। ये जो मैंने स्टिकी नोट्स लगा रखे हैं, ये जी जी बेसिकली मैंने फैक्चुअल डेटा के लिए रखे हैं। जब हम पढ़ाई करते हैं और खासकर मास कम्युनिकेशन के में कुछ ऐसे डेटाज हैं, और एनटीए का जिस तरह से पिछले 2 बार से एग्जाम पैटर्न बदला है कि वो अब बहुत ज्यादा ज्यादा फैक्चुअल डेटा पे सवाल पूछ रहे हैं। तो मैंने क्या किया ना कि बार बार मुझे फैक्चुअल डेटा मैं कॉपी पे लिख लेता, तो मेरी थोड़ी सी एक आलसीपना वाली आदत है कि मैं कॉपी खोल नहीं पाता हूँ उतना जल्दी। जी जी मुझे लगता जी। है कि चलो ठीक है, देख ही लेंगे देख ही लेंगे। तो मैंने उस चीज से उबरने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने स्टिकी नोट्स जो आते हैं, मैंने उसको जहां तक मैं मतलब एरिया कवर कर सकता था और जितना मुझे लगता था उतना मैंने किया है। मैंने थोड़ा और आगे भी किया, लेकिन अब ये शिफ्ट करेंगे तो थोड़ा सा ये लाइट वाइट है जो सिस्टम सेटअप की बिगड़ जाएगा। तो मैंने आगे भी मतलब एक तरह से मैंने जितने मैंने मास कम्युनिकेशन के जितने यूनिट्स मैंने पढ़े थे, मैंने सारे यूनिट्स के मैंने स्टिकी नोट्स बनाए। और ये स्टिकी नोट बहुत शॉर्ट नोट्स हैं, कि मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल डेटा है। इसमें ये मैंने लिखी है कि एजेंडा सेटिंग थ्योरी कब आया, एजेंडा सेटिंग थ्योरी किसने दिया, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया कब बना, कब कौन इसके अध्यक्ष, मतलब इस तरह की जो फैक्चुअल डेटा हमको जो एक तरह से रटना पड़ता है। क्योंकि हाँ, उसका तो याद करने का तो कोई आपको मेथड या फिर कुछ ऐसा कोई तो फॉर्मूला है नहीं। उसके लिए तो आपको रटना ही पड़ेगा। तो वो मैंने रटने वाले जितने डेटा हैं उस सबको मैंने स्टिकी नोट्स में कन्वर्ट कर डाला। बहुत और फिर अच्छा। मैं सुबह सुबह जब भी मैं सुबह उठता था, तो बस मैं एक बार, जैसे होता है ना सरसरी निगाहों से देखने वाला हाल हाँ हाँ, करता था, अच्छा बस अच्छा। ये एक बार मैं देख लेता था। और ये
हाँ, और ये सारे स्टिकी नोट मुझे देखने में करीब आधा घंटा लग जाते थे। मतलब जी जी करीब मैंने जितने 10 यूनिट से मैंने 9 यूनिट्स के बनाए थे। कम्युनिकेशन रिसर्च का नहीं बनाया था क्योंकि उसमें बहुत फैक्चुअल डेटा है ही नहीं। तो जितने भी 9 यूनिट्स हैं तो मैंने उसके बनाए थे। तो मैं इसी तरह करता था, फिर धीरे धीरे मेरे जहन में वो चीजें उतरती गई। मुझे बहुत ज्यादा से इसकी फिर आएंगे आपके मतलब पास। रटने के लिए मुझे बहुत ज्यादा आनंद जी, मेहनत नहीं करनी फिर पड़ी। आएंगे आपके पास। सेम सवाल मैं आपसे अपूर्व जी पूछना चाहता हूँ सौरभ, हाँ कि आपको हाँ। किस तरीके से आपने इसको किया, रिवीजन कितनी बार करना चाहिए, और नोट्स आपने क्या बनाए नहीं बनाए? ओके जी सर, रिवीजन तो कम से कम 2 से 3 बार तो लगेगा। कितनी भी अच्छी जी मेमोरी है आपकी, कम से कम 2-3। अगर शेल्डन कूपर टाइप बिल्कुल ही आइडेंटिक मेमोरी है तो हो सकता है कि एक बार में आप कर लें, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि 2 से 3 बार रिवीजन तो एटलीस्ट चाहिए। और अगर आपके दिमाग के ऊपर भी अगर आपको ज्यादा बार लगता है तो जी फिर तो करना पड़ेगा, आपको ज्यादा बार भी करना पड़ेगा। लेकिन हाँ 2 से 3 बार, अगर कल कल शाम में कुछ पढ़ा है, कल कुछ पढ़ा है, तो वो एटलीस्ट कल सुबह में आप, अगले दिन सुबह में आप रिवाइज कर ले, उतना तो कम से कम करिए रिवीजन में। और नोट्स का सर मैं आनंद भाई की सजेशन पे चलूंगा, बिकॉज मेरा स्टाइल नहीं है नोट्स वगैरह बनाने का उतना ज्यादा। रफ नोट्स बनाता हूँ, मैं रफ में बनाता हूँ, और मेरे नोट्स पे देखेगा तो कोई समझ नहीं पाएगा, वो मेरे हिसाब से बने हुए हैं। जी तो हाँ मैं सही बताऊं तो मैंने अभी तक सिलेबस ही पूरा नहीं किया है सर। जी तो जी अच्छा वो अच्छा मेरा स्टाइल है पढ़ने का। मुझे ऐसा लगता है कि दिमाग का यूज करो, लिख के को रखना है दीवार पे, जी दिमाग में डालो, जो भी डालना है दिमाग में डालो। तो मैं रफ नोट्स बनाता हूँ, मैं फेयर नोट्स अच्छे से नहीं बनाता। अच्छा तो हालांकि जैसे आनंद भाई बता रहे हैं, वो स्टिकी नोट्स वगैरह वो मैंने यूज किए हैं थोड़े बहुत। जी और जैसे उन्होंने स्टिकी नोट्स में सब कुछ लिखा है, मैंने लिस्ट बना रखी है फैक्चुअल डेटा की। जी तो कुछ मेरे टैबलेट में है, कुछ पे ऑन पेपर है। जी बट हाँ, कुछ नोट्स हैं, कुछ प्रॉपर नोट्स भी हैं, कुछ रफ नोट्स भी है। जी ये जी देके पूरा हो जाता है वो कंप्लीट। अच्छा, जैसे तो इस आपने तरीके से कहा कि रिवीजन का क्या, लेकिन इंपॉर्टेंस है सर, 2 to 3 टाइम्स रिवीजन अच्छा कम अच्छा, से कम रिवीजन का तो है। आपने हाँ कहा कि सारे यूनिट्स नहीं भी कवर करें तो हमारा एग्जाम हो सकता है, क्या कौन से जी यूनिट आपने स्किप किया, और क्या ये, ऐसा आप कुछ बताएं? सर, ये आई एम ग्लैड कि आप ये पूछ रहे हो। ये आपने एग्जाम के जस्ट 3-4 दिन पहले एक 10 घंटे का मैराथन सेशन लिया था यूनिट 1 दस का। घंटे का, जी जी और ये, हाँ, और ये सबको पता होगा जो लोग अभी तक सिलेबस एटलीस्ट देख चुके हैं या फिर वाईक्यूज कर चुके हैं। तो वेटेज यूनिट 1 का वेटेज सबसे ज्यादा है पेपर 2 में हम लोगों के मास जी कम्युनिकेशन जी में। जी जी तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस मैराथन सेशन में से 2-3 क्वेश्चन आए थे, 3 या 3 से 4 क्वेश्चन उस मैराथन से शायद ज्यादा आए थे मुझे लग रहा है। तो जी वो बिल्कुल बिल्कुल, जो कई जो कई मैं सवाल आए क्वालिफाई थे। किया हूँ ना, कई सवाल आए थे ना वही। तो हाँ। मतलब जो जो क्वालिफाई मैंने किया है ना, वो शायद उस मैराथन सेशन की वजह से हुआ है कहीं ना कहीं। तो यूनिट 1 तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद रिसर्च वाला यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2 यूनिट तो ये हो गए। और 3 जो यूनिट है सर, वो पेपर 1 और पेपर टू में कॉमन है, आईसीटी, ये मास मीडिया वाला, कम्युनिकेशन जी वाला, और जी रिसर्च वाला। तो इनको तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, इन यूनिट्स को तो बहुत अच्छे से बिल्कुल चबा जाना चाहिए। जी एडवर्टाइजिंग और पीआर इजी टॉपिक्स हैं, तो जी काफी जल्दी कवर हो जाते हैं, इसको कर लीजिए। फिल्म्स में इंटरेस्ट है तो वो भी बहुत जल्दी याद हो जाएगा आपको, जी नहीं जी है तो फिर स्किप कर दीजिए। तो ये हम्म, ओवरऑल अच्छा स्ट्रेटेजी अच्छा, होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आ, अच्छा अच्छा, जैसे सेम सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आनंद जी, कि क्या किस तरीके से आप इस सवाल का आंसर देंगे? कोई यूनिट या कवर सर करनी मैं चाहिए, जैसे मैराथन क्लास की बात करें, 10 घंटे की एक मैराथन सेशन है, हम लोग ने 1 गो में उस मैराथन क्लास को पूरा किया था। और भी एस्पायरेंट जो देख रहे होंगे उनसे जरूर अब मैं कहूंगा कि आप उस मैराथन क्लास को जरूर देखिए। और कुछ क्वेश्चन के ऊपर सवाल कर रहे थे, कितने सवाल आए थे वो आप बताएं, लगभग आपकी अपनी एक्सपीरियंस। तो सर मैंने कम बोल मुझे दिया, जहाँ ज्यादा आए तक, थे। ज्यादा आए थे भाई, बताएंगे। हाँ सर, बोलिए। हालांकि मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है तो जी कितने क्वेश्चन आए हाँ थे, लेकिन अब ये कह सकते हैं कि मुझे जहां तक लग रहा है 8 से 10 सवाल तो आराम से फंसे होंगे, क्योंकि हम्म, मतलब इस बार ना जर्नलिज्म की बेसिक पे खूब क्वेश्चन आए। और जी फैक्चुअल डेटा पे तो इतने सवाल आए कि जितना फैक्चुअल स्ट्रांग है तो वो किला फतेह कर लेगा। जी और जी मेरा इस बार वही मजबूत था, बस मुझे इस बार यही लग रहा था। चलिए, सेम किला सेम फतेह सेम कर लिया सेम आपने। यही हुआ है। अच्छा, दूसरी हाँ, बात है एनटीए में कि, जिस तरह से अपना पैटर्न बदला, इस बार मुझे वही ध्यान में था कि इस बार ये कुछ खेल फिर कर सकते थे। जी जी तो मैंने कहा इस बार फिर से एक बार एक मौका आजमाते हैं, देखते हैं। अगर ये पैटर्न बदल देंगे तो फिर तो अगली बार कोशिश करेंगे, अगर नहीं बदलेंगे तो फिर तो हो ही जाएगा। और बिल्कुल, ऐसा हुआ भी। पैटर्न में बदलाव देखने को जरूर मिल रहा है हमें। पहले कुछ जब सालों पहले, मतलब 2-3 साल पहले मैं देख रहा था कि जो कट ऑफ था इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वो थोड़ा डाउन रहता था। 64, 65, 63 ऐसे कट ऑफ रहता था, लेकिन अब कट ऑफ धीरे स्लाइटली अप जा रहा है, लगभग 70% कट ऑफ है हमारा। तो ऑलमोस्ट। इस कट ऑफ के लिए कंटेंट भी पढ़ना है,
कैसे आप पेपर 2 स्पेसिफिक होके बताइएगा कि कैसे कंटेंट कहाँ से और कैसे सर्व करें आप। जी आनंद जी। सर कंटेंट की बात हो रही हो पेपर 2, तो मैं सच में बता रहा हूँ कि मैंने इस पूरी यात्रा के दौरान आप पर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया। आपने कहा कि किताब नहीं पढ़ो, मैंने नहीं पढ़ा। आपने कहा पीवाईक्यू लगाओ, मैंने वही लगाया। आपने कहा 2 से 3 बार रिवाइज करो, मैंने वही किया। कुल मिला के बस मैं आपको फॉलो किया और मेरा निकल गया। तो अब कंटेंट के लिए आप बात करें तो आपने इस बार, मुझे मुझे लग रहा था कि ये जो पेपर बनाने वालों में क्या लग रहा है वो भी पढ़ाई वढ़ाई किए थे क्या, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे लग रहे थे आप ही के सवाल से, मतलब आप ही के नोट से इर्द गिर्द आ रहे हैं, आप ही के लेक्चर से इर्द गिर्द आ रहे हैं। और वाकई में मतलब कि मैं बहुत ही शॉक हो गया। लास्ट टाइम इसी तरह कुछ हुआ था, लेकिन लास्ट टाइम ये था ना कि मैंने रिवीजन नहीं किया था, मैंने नोट्स नहीं बनाया था, तो मुझे लग रहा था कि ये चीजें मैंने देखी हैं। लेकिन इस बार मुझे मैंने पुरानी गलती से सीख ली, और इस बार मैंने कहा मैं नोट्स बना के जाऊंगा और बार बार रिवाइज करूंगा, पीवाईक्यू लगाऊंगा। और मैंने ये सब वो प्रोसेस फॉलो किया। और आपका कंटेंट वाकई में देखा जाए राइट नाउ आज के डेट में ना, तो मतलब 80 से 90% सवाल पसारने की स्थिति में है। और वो इस बार के नेट वाले एग्जाम में अगर आप एनालिसिस करेंगे और आपके जो आपने पढ़ाए हैं, जो आपने स्टडी मटेरियल हम लोग को प्रोवाइड कराएं, और जो इस बार पेपर आए थे उसमें से अगर मैच किया जाए तो 80 to 90% क्वेश्चन आप ही के इर्द गिर्द आए हैं। कुछ डायरेक्ट आए, कुछ इनडायरेक्ट आए। अच्छा अच्छा जी, सेम ये सवाल सौरभ जी आपसे कि आपने हाँ। पेपर 2 स्पेसिफिक नोट्स कहाँ से जो आपने क्लियर किया, कंटेंट बेसिकली, नोट्स ही नहीं, कंटेंट। और हम्म। दूसरी बात पेपर 1 के लिए भी आप जरूर डिस्कस करें। सर तो मैं तो ऑलमोस्ट पहली चीज तो ये है कि 80% तो मैं पूरा एग्री करता हूँ आनंद सर ने जो कहा। और जी ये क्वेश्चन ऐसा है कि बेसिकली मैं आंसर करूंगा तो ये सारी वही बातें हैं जो आप सिखा रहे थे वो होल प्रोसेस में, वही चीजें हम लोग रिपीट करेंगे, हम लोग बताएंगे। हम्म। तो यही है। हाँ, कुछ ऐड ये किया जा सकता है कि समझना होगा कि 2-3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक वो जी फैक्चुअल डेटा पे बेस्ड आते हैं कुछ क्वेश्चंस, तो उनके लिए तो बहुत इजीली आप 20-30 मार्क्स तो वहां से लेके ही आओगे अगर हम्म। आपने सारा फैक्चुअल डेटा बिल्कुल अरेंज कर लिया है। और कुछ कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल सिंपल होते हैं, वो सिर्फ माइंड ट्रिक होता है, सिर्फ कॉमन सेंस यूज किया और वो क्वेश्चंस हो जाते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए, तो जी माइंड को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है थ्रू द हम्म। प्रोसेस ऑफ लर्निंग एज वेल एज इन द एग्जाम। तो ये सारी चीजें हैं जिसपे ध्यान देना बिल्कुल चाहिए। आप और सही। हाँ, जी पीवाईक्यू को और सिलेबस को बेस बनाएंगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से ज्यादा बन रहे हैं और कहाँ से नहीं बन रहे हैं। तो और आपने हम्म। तो एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखी है यूट्यूब पे, जिसमें जी आपने बता भी रखा है कि इस पर्टिकुलर यूनिट से ये वाले टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आप प्रोसेस इतना ऑलरेडी इतना मतलब इजी कर चुके हो सर कंटेंट वाइज। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर आपको फॉलो करे तो नहीं होगा, इसमें इस एग्जाम में नहीं हो पाएगा किसी का। कोर्स बहुत सॉर्टेड है, मतलब बिल्कुल क्रिस्प हो चुका है कोर्स। अच्छा अच्छा अच्छा। अम, तो ये तो बिल्कुल मैं मुझे एग्री करूंगा। फिर एक से एक बात और भी जानना है कि इस पूरे कोर्स जी। के दौरान, पूरे मतलब पढ़ाई के दौरान आप लोग जो है, जो भी चैलेंजेस फेस करते हैं, चाहे आप कई बार डिमोटिवेट हो जाए, तो उसको मोटिवेट करने के लिए अपने आप को आप लोग क्या करते हैं कुछ। सर विकास दिव्य कीर्ति सर का एक मैंने देखा था थोड़ा सा इंटरव्यू, तो उन्होंने बोला था कि अगर तुम हमेशा मोटिवेट रहते हो, तुम कभी मोटिवेट होते ही नहीं हो, तो फिर पक्का तुम पागल हो। तो डिमोटिवेशन तो आता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। डिमोटिवेशन आना बहुत नॉर्मल है, और वो कई बार इंटरनल चीजों की वजह से भी आता है, कई बार एक्सटर्नल चीजों की वजह से भी आता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं और भी चीजें संभालनी है। तो होता है कभी कभी टाइम लगता है कि यार मैंने सोचा था कि 4 घंटे पढ़ूंगा रोज, लेकिन नहीं हो पा रहा है, घंटे 2 घंटे ही हो पा रहा है। तो परेशान नहीं होना है। अगर नहीं हो पा रहा है एक दिन तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जिम भी अगर जाते हैं सर, बॉडी बिल्डिंग भी करते हैं, तो कई बार बॉडी सपोर्ट नहीं करती है, पूरा लेथार्जिक हो जाता है, हम लोग नहीं कर पाते। तो ठीक है, उस दिन ब्रेक ले लो, उस दिन मत करो ना, अगले दिन करो। तो जी वही चीज माइंड के साथ भी है, एक्सरसाइज ज्यादा हो गई है माइंड की, तो अगर डिमोटिवेशन आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप म्यूजिक सुनिए, आप जो भी आपको फील गुड करवा सकती है चीजें वो करिए, दोस्तों से बात कर लीजिए, फिर री एनर्जाइज करके फिर स्टेप लीजिए। तो यही तरीका है उसका। तो आनंद और जी, वैसे कुछ जैसे नहीं है। आप आपसे भी सेम सवाल है कि क्या हम लोग डिमोटिवेट होते हैं तो। अगर जैसे अभी सर्वगुरु भाई ने जब बात की लाइक माइंडेड पीपल से में कनेक्टेड होना चाहिए, तो मेरा भी बस उसी तरह का ही है कि अगर आप 4 सफल लोगों के बीच में रहते हो तो इसकी पूरी संभावना है कि 5वें सफल आप ही बनोगे। तो कुल मिला जुला के ये है कि आप कोशिश करिए कि आप ऐसे लोगों से जुड़े रहें, ऐसे लोगों से कनेक्ट रहें, क्योंकि इस पूरी यात्रा के दौरान आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे जो एक ही टाइम पे देते हैं, नहीं हो पाता, और आपको डिमोटिवेट करने लगेंगे, कहेंगे अरे एग्जैक्टली। यार क्या हो पाएगा, कैसे नहीं हो पाएगा, मतलब। और वो अगर आप वर्किंग हो तो वो उससे लगेंगे जोड़ने की नौकरी पेशा वाला व्यक्ति नहीं निकाल सकता है, ये वो तमाम तरह की चीजें हाँ। होती हैं। लेकिन आप अगर मेंटली प्रिपेयर हो
तो हो सकता है सामने वाले के आप थॉट को चेंज कर सकते हो। अगर आप कमजोर दिल के हो, अगर आप मेंटली उतना नहीं हो, तो हो सकता है वो आप पर हावी हो सकता है। तो कोशिश करिए कि आप मतलब जब कोई कोई इस तरह का जो निगेटिव थॉट्स वाले लोग आपको मिले, तो आप उनकी बातों को सुनिए और दूसरे कान से निकाल दीजिए। आप उसको एकदम अपने दिमाग पे फिट मत करिए, उसको एकदम एकदम इधर से उधर कर दीजिए। क्योंकि इस पूरी यात्रा के दौरान ऐसे आपको कई लोग मिलेंगे, जी जी क्योंकि जिस उम्र में हम लोग नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं, वो उस उम्र में हमारे कई ऐसे दोस्त होते हैं जो एक तरह से ठीक ठाक दुनियादारी समझने भी लगते हैं। और फिर उनको कई चीजें इस तरह के आने लगती हैं, तो उनको लगता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और उसमें जब आपका विल पावर, आपका मेंटलिटी एकदम पूरी स्ट्रांग है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता, यहाँ आपकी आत्मा भी नहीं रोक सकती है। बिल्कुल। चलिए, तो बिल्कुल। आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। फ्यूचर एंडेवर के लिए आप लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ। कल को आप थैंक यू असिस्टेंट सर। प्रोफेसर बनेंगे, रिसर्च स्कॉलर थैंक यू बनेंगे। सर। आप सब थैंक यू लोग सर। आए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू फिर सर। कभी बात करेंगे थैंक यू। जी। जी सर, बिल्कुल।